मैंने केस सुना था, शी वाज़ टेलिंग कि मेरे साथ 3 मिसकैरेज हुए 7-8 मंथ में, बट रीज़न जब ढूँढे कुछ पता नहीं चला। फिर बाद में डॉक्टर का ध्यान गया कि हस्बैंड जो है वो स्मोक करता था और वो बहुत पैसिव स्मोकिंग भी हो रहा था, हस्बैंड भी स्मोक कर रहा है। तो रीज़न जो आया मिसकैरेज का वो ये आया कि बिकॉज़ हस्बैंड स्मोक करता था। वी आर डीलिंग एट अ टाइम विद 2 लाइव्स और कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। आप कह सकते हो कम से कम 90-95% फीमेल्स के साथ होता है। पपीता खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, ये बहुत चलता आ रहा है। तक हम भी अपने पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि पपीता और पाइनएप्पल अवॉइड करें प्रेगनेंसी में। उसके रीज़न्स हैं कि जैसे पपीते के जो जूस है या उसके बीज जो हैं उनमें ब्रोमेलिन नाम का केमिकल होता है विच इज़ नोन टू कॉज सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, यूट्रस के माउथ को सॉफ्ट कर देता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं कराने चाहिए। Ultrasonic waves are absolutely safe in otherwise also और in pregnancy also. So इसमें बिल्कुल it is safe, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। So इधर हमने 2 बच्चे दिए उनको हम बधाइयाँ दे रहे हैं और आधे घंटे बाद ही हम उनको कह रहे हैं कि हमें यूट्रस निकालना पड़ेगा बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ब्लीडिंग। फीमेल्स को समझाकर हमने उसको ओटी में लिया, कंसेंट वगैरह साइन करा के एंड बाय द टाइम उनके हस्बैंड आए हम उनको वी हैड ऑपरेटेड ऑन हर यूट्रस ऑल्सो बिकॉज क्या होता है कि डीएनए फ्रैगमेंट कर जाता है। तो जो सीमेन है उसमें जो स्पर्म्स है उनके डीएनए फ्रैगमेंट कर रहे हैं। आजकल गैजेट्स अवेलेबल है तो बहुत सारी और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। Not only smoking but drinking, then gym supplements and many other things और vapes and all these things ये भी आपको उतना ही नुकसान कर रहे हैं। So what is the 5 tip that you want to give to every woman to have a healthy pregnancy? My first tip would be doing exercises. Last, fifth and the foremost thing, trust your doctor. तो आजकल सर्वाइकल कैंसर और ओवरी कैंसर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सजेशन फॉर एल्डर्स की सर्वाइकल कैंसर के इंजेक्शन उनको लगवाने चाहिए। 45 ईयर्स तक की जितनी भी फीमेल्स के पास यूट्रस है किसी भी कारण से जिनका ऑपरेट नहीं हुआ है यूट्रस, वो ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इट इज सेफ। हाय गाइस, वेलकम टू वैशाली मेहता पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनी कपूर और इनका इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड इज शी इज द वन हु डिलीवर्ड माय सेकंड बेबी। रेस्ट शी विल टेल अबाउट हरसेल्फ। ओवर टू यू डॉक्टर मनी। Hi, I'm Dr. Mani Kapoor and I'm practicing obstetrician and gynecologist at Healing Touch Eye and Maternity Center, West Delhi, Vikaspuri. So obstetrician means the one who deals with pregnancies and gynecologist means the one who deals with gynae problems. So I've been practicing over here since last 25 years and yes, of course, she is one of my patients and I'm glad I'm here. सो थैंक यू डॉक्टर मनी फॉर योर इंट्रोडक्शन। सो जैसे कि प्रेगनेंसी लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जो मतलब हर लड़की ड्रीम करती है कि अच्छा फेज़ आए। सो जो मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी आपके साथ। मुझे आज भी याद है आपका, आप जो जिस तरह से आप रिप्लाई करते हो व्हाट्सएप पे, कुछ भी क्वेरी होती थी, मैं कभी भी मैसेज करती थी, आपका रिप्लाई आता था। सो थैंक यू डॉक्टर मनी। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना आपके साथ वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे को लगता है प्रेगनेंसी लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जिसमें आपको कोई चाहिए जो आपको सुने। सो यू वॉज ऑलवेज देयर। जब भी मैं रात को कुछ भी प्रॉब्लम है, आई यूज टू ड्रॉप यू अ मैसेज कि मैम ये प्रॉब्लम है, और अर्ली मॉर्निंग मुझे रिप्लाई आ जाता था। सो गाइज, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट मनी कपूर। और उस ये इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो वी आपका एक ग्रुप है जिसमें हम जो डिलीवरी के बाद मदर्स हैं वो हैं। उसमें अच्छी पार्ट ये होती थी कि किसी भी मदर को कोई प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन ड्रॉप करती थी, सब एक दूसरे की हेल्प करते थे। सो दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई हैव फ्रॉम योर साइड। सो रेस्ट आप बताएं मैम, आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या रहता है, क्यूरियोसिटी होती है लोगों के दिमाग में, क्योंकि किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, कैसा रहता है वो फेज? सी जो मैंने एक चेंज ऑब्जर्व किया है वो ये है कि आजकल पेशेंट्स बहुत अवेयर हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी प्रेगनेंसी को लेके। सो दे प्लान प्रेगनेंसी एंड उसके बाद दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, देयर फ्रेंड सर्कल एंड अवेयरनेस कि दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रेगनेंसी देन अर्लियर। सो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये प्रेगनेंसी ठीक रहेगी कि नहीं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, मेरे सारे टेस्ट तो ठीक है ना, मेरा कोई टेस्ट मिस तो नहीं हो गया, मेरे को कोई मिसकैरेज का चांस तो नहीं है, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ कि नहीं। आजकल बहुत पेशेंट्स जॉब भी कर रहे हैं तो वेदर आई कैन कंटिन्यू विद माई जॉब और नॉट, कैन आई ड्राइव और नॉट, and what all ultrasounds, what all tests are available to diagnose if I have a good healthy pregnancy. So there are lots of questions and queries in their mind. Okay, so we will discuss all this in brief with in this conversation.
सो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है वो मोस्टली ये रहता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेग क्रैम्प्स बहुत होता है, जो मेडिकल मतलब एकदम से सोते-सोते रात को जब आप सो रहे हैं, पीछे की काफ मसल एकदम से पुल हो जाती है, सो व्हाट इज़ द रीज़न? सी आई टेल यू, लेग क्रैम्प्स जो है प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। स्पेशली नाइट टाइम्स में लेग क्रैम्प्स बहुत होते हैं और उसके ना बड़े स्पेसिफिक रीजंस हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में जो सर्कुलेटरी चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, उसकी वजह से जो बेबी है या जो आप कह सकते हो यूट्रस जो बढ़ रहा है, दैट रेस्ट ऑन द बिग वेसल्स जो हमारे हार्ट की तरफ जा रही हैं वेसल्स, उनके ऊपर प्रेस करता है। सो उस प्रेशर की वजह से लेग्स में सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लेग क्रैम्प्स होते हैं। सेम वे नर्व्स भी प्रेस होती हैं, तो उस वजह से भी लेग क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम यू आर ऑलवेज कैरिंग सम 2 kg और 2.5 और 3 kg वेट all the way, all the whole day through. So that also adds to an additional weight which you are carrying throughout, and उसकी वजह से muscles fatigue में चली जाती हैं, and plus dehydration and minerals and deficiencies, they all add to it. So that is why pregnancy में leg cramps बहुत commonly हो जाते हैं। ओके। दूसरा जो बहुत ज़्यादा क्वेरी मैंने देखी कि बहुत हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इसका कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं कराने चाहिए, बट किसी-किसी केस में ऐसा होता है कि डॉक्टर को भी गेज करने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है कराने पड़ते हैं। तो इज़ इट सेफ टू हैव अल्ट्रासाउंड? मतलब रेगुलर तो हम कराते हैं, किसी-किसी में आपको अगर एक्स्ट्रा तो डू व्हाट इज़ योर ओपिनियन? The first thing is we have to understand कि ultrasound means we use ultrasonic waves to see the baby. So ultrasonic waves are absolutely safe in otherwise also और in pregnancy also. So अगर आपके अल्ट्रासाउंड्स जो 4 या 5 प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड हैं या उसके ऊपर भी कोई अल्ट्रासाउंड्स हो रहे हैं, सो इसमें बिल्कुल इट इज़ सेफ, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बेसिकली आजकल बहुत सारे ना मतलब बर्थ से पहले डिजीज अगर हम कुछ डायग्नोज कर सकते हैं, आई वुड से कि व्हाट आर द डिजीज दैट वी कैन गेज बिफोर बेबी गेट डिलीवर्ड? सी विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड हम बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज हैं बेबी में, उनको डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हमें हार्ट बीट का पता चलता है कि है या नहीं, सो दैट रूल्स आउट अ मिस्ड अबॉर्शन और अ मिसकैरेज। सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो हम 11 to 13 वीक्स पे कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एनबीएनटी स्कैन, यानी कि जिसमें हम बेबी की नेजल बोन और न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी यानी कि बैक की थिकनेस स्किन की देखते हैं, नेक की। सो दैट रूल्स आउट मेनी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज। एट द सेम टाइम बहुत सारी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज भी रूल आउट हो जाती हैं। जैसे कि जब हम लेवल 2 स्कैन कराते हैं तो उसकी सारी सिस्टम्स बन गए हैं कि नहीं, बेबी के हैंड है तो फिंगर्स कितनी हैं, आईज, नोज, फेशियल सिम्टम्स, लेग्स, most of the symptoms apart from heart, which is diagnosed at say around 22 to 23 weeks, जिसमें हार्ट का पूरा सिस्टम भी आ जाता है। सो देर आर मतलब बहुत सारी ऐसी अनोमलीज हैं बच्चे में जो हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता कर सकते हैं। यूजुअली हमने देखा है कि कुछ बेबीज जब बर्थ के बाद उनके लिप्स कटे होते हैं, ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। ये प्रॉब्लम हम गेज कर सकते हैं? सी समटाइम्स यस बट समटाइम्स नो। क्या होता है कि इसमें बहुत मैटर करता है कि बेबी की पोजीशन क्या है एट द टाइम ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, कई बार उसका फेस सामने की तरफ है तो कई बार डायग्नोज हो जाता है, कई बार उसके साथ साथ पैलेट में भी क्लेफ्ट है, इट इज कॉल्ड क्लेफ्ट लिप। सो क्लेफ्ट लिप जब क्लेफ्ट पैलेट के साथ होता है तो डायग्नोज करना इजी होता है, बट दिस इज वन ऑफ दोज स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज विच कैन बी मिस्ड बिकॉज ऑफ बेबीज पोजिशन, बिकॉज आइसोलेटेड अगर वही है एब्नॉर्मेलिटी, इट इज समटाइम्स मिस्ड। जैसे बच्चों के 6 फिंगर्स होते हैं, वो गेज कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल। और दूसरा जैसे कि डाउन सिंड्रोम, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? से हमारी बॉडी में हर क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, यानी कि 2 का सेट होते हैं। सो अगर किसी एक क्रोमोसोम लाइक 21st क्रोमोसोम जो है हमारी बॉडी का वो ट्रिप्लिकेट हो जाता है, यानी कि वो 3 होता है इंस्टेड ऑफ 2, सो इट इज कॉल्ड ट्रायसोमी। ट्रायसोमी मतलब 3, एंड 21st क्रोमोसोम जब 3 में मल्टीप्लाई होता है तो ये डाउन सिंड्रोम बन जाता है। तो ये जैसे अगर हमें गे कब तक पता चल जाता है कि हमारे बेबी में ये? सी डाउन सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है वो रफली अराउंड 11 वीक्स टू 3 डेज से लेके 13 वीक्स 4 डेज के बीच में हो जाता है। सो इट इज एज अर्ली एज यू कैन से 3rd मंथ में ही आप डिटेक्ट कर सकते हो कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं। इसके साथ साथ एक ब्लड टेस्ट भी होता है, उसको बोला जाता है डबल मार्कर। सो डबल मार्कर प्लस अल्ट्रासाउंड एनबीएनटी स्कैन डायग्नोसिस टू अ लार्ज एक्सटेंट इफ देर इज एनी रिस्क फॉर डाउन सिंड्रोम।
which we can later on, confirm by other tests also. Like some blood tests are available NIPT के नाम से, and some invasive tests यानी कि जिनमें हम कुछ लेके टिश्यू टेस्ट करते हैं, जैसे कि CVS बोलते हैं या amniocentesis बोलते हैं, that also diagnoses Down syndrome. अच्छा, अगर पता चल गया कि है बच्चे को, तो वो क्योर हो सकता है या उसको अबॉर्ट ही कराना रहता है? एक बार डायग्नोज करने के बाद देयर इज नो क्योर. वन थिंग, इट्स आई टोल्ड यू कि ट्रिप्लिकेट 21st क्रोमोसोम, वी कैन नॉट चेंज दैट. बट डेफिनेटली आज की डेट में विद गुड गैजेट्स, विद गुड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, डाउन syndrome is not an absolute indication for termination. They have all the rights to grow like normal human beings, so it's not an absolute indication for termination. एंड व्हाट इफ इन जो भी हैं उनके पेरेंट्स हैं वो डिसाइड करें कि हम ऐसे बच्चे को नहीं रखना चाहते? That's up to them. They are referred to a genetic counselor also, जो कि उनको समझाते हैं कि is how compatible it is with the life, and then it is their decision. ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस आपके पास ऐसा कोई केस कभी आया कुछ? Yes, मेरे पास मेरे जब मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी थी, उस टाइम पर देयर वाज अ केस, एंड उस टाइम पर ये डबल मार्कर्स और इस पे टेस्ट अवेलेबल नहीं थे. सो पेशेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी बैकग्राउंड का नहीं था, तो वी समहाउ डिड नॉट पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू अ डबल मार्कर इन हर केस. इट इज़ वे बैक बिफोर सम 25 years. सो फिर उसका समहाउ इट वाज मिस्ड ऑन ऑल द अल्ट्रासाउंड्स. सो व्हेन द बेबी वाज बोर्न, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि एबनॉर्मल फीचर्स हैं, बट शी वाज नॉट एग्जैक्टली डाउन्स, मे बी सम मोजाइक काइंड ऑफ. डाउन्स में भी थोड़े अलग अलग वेरिएशंस होते हैं. सो इट वाज लाइक कि हमें थोड़ा सा डाउट हुआ, बट देन चीज़ें चलती रही. अराउंड 6 weeks 6 months जब उसका हो गया, तो मदर आई थी फॉलोअप के लिए. So my husband, who is an eye specialist, he was passing and he saw that girl child, and he said कि इसको ना eyes में दिखता नहीं होगा, या तो इसको कुछ eyes का problem लग रहा है, because उसको शायद cataract type का कुछ develop हो रहा था उस time पे, which mother also could not judge and tell us. So then she went through a series of tests, and then it came to our knowledge that she had Downs. सो क्या प्रिकॉशंस लें नो जो प्लान करें बेबी को कि उनके बेबी के साथ ऐसा ना हो? व्हाट आर दी सजेशन फ्रॉम योर साइड? सी आजकल मैरिज लेट हो रही हैं, एंड प्रेगनेंसी प्लानिंग्स भी लेट हो रही हैं. सो डाउन्स का एक बहुत बड़ा रीज़न है एडवांस मैटरनल एज. मतलब मदर की एज, इफ़ इट इज़ मोर देन 35, देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग दीज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन चाइल्ड. सो डाउन्स के लिए जो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो मैटरनल एज हो गई. आई एडवाइज all my patients that you plan your pregnancy earlier. सो स्मोकिंग जैसे आपने बताया, मैंने एक केस सुना था, शी वाज टेलिंग कि मेरे साथ 3 मिसकैरेज हुए 7-8 मंथ में, बट रीज़न जब ढूंढे कुछ पता नहीं चला. फिर बाद में डॉक्टर का ध्यान गया कि हस्बैंड जो है वो स्मोक करता था, और वो बहुत पैसिव स्मोकिंग भी हो रहा था, हस्बैंड भी स्मोक कर रहा है. तो रीज़न जो आया मिसकैरेज का वो ये आया कि बिकॉज हस्बैंड स्मोक करता था. इज इट इतना इफेक्ट करता है ये सब चीज़ें? डेफिनेटली इफेक्ट करता है, बिकॉज क्या होता है कि डीएनए फ्रैगमेंट कर जाता है. तो जो सीमेन है उसमें जो स्पर्म्स है उनके डीएनए फ्रैगमेंट कर रहे हैं आजकल, जो अभी इतने गैजेट्स अवेलेबल है, तो बहुत सारी और चीज़ें भी सामने आ रही हैं. नॉट ओनली स्मोकिंग बट ड्रिंकिंग, देन जिम सप्लीमेंट्स एंड मेनी अदर थिंग्स, और वेप्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये भी आपको उतना ही नुकसान कर रहे हैं. एंड आजकल आप देखोगे फीमेल्स में भी स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है. So it is not only passive smoking but the active smoking by females also, which is causing all these things: abortions, miscarriages, premature labor, growth की कमी होना जिसको हम IUGR बोलते हैं. These things are very common. सो मेरी एक फ्रेंड के साथ क्या हुआ, उसने मुझे बताया कि प्लान कर रहे थे वो प्रेगनेंसी, बट हर बार नहीं कंसीव हो रहा था, बट एक बार ही फिर उनको लगा कि इस मंथ हो जाएगा, तो मतलब वो डाउन हो गई. बट ऐसे उसको मन में था कि मुझे टेस्ट करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं प्रेगनेंसी, और वो डाउन भी है और उसके प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव आ रही है. सो व्हाट इज दैट?
ऐसा किसी किसी पेशेंट के साथ हो जाता है और उसका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोला जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी जो है बेसिकली यूट्रस में इरोड करके अपनी जगह बना रही है। सो इस दौरान थोड़ी बहुत स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकती है, विच इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, एंड इट समटाइम्स हैपन्स फॉर फ्यू कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स ऑल्सो। सो एंड पेशेंट को लगता है मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली मंथ के सेम पर्टिकुलर डेज पे हो रही होती है। सो कभी कभी पेशेंट्स आते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हर महीने ब्लीडिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है, एंड हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। इट हैपन्स। तो ये चीज़ है जो पेशेंट्स को अगर सिम्टम्स लग रहे हैं उसको प्रेगनेंसी के, तो इट इज़ बेटर टू डू अ टेस्ट। सो आपके हिसाब से विच इज़ द रिस्कीएस्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी? जैसे बोला जाता है कि 7 माह बच्चा बच जाता है अगर आज, तो आपको क्या मतलब आपका क्या कहना है इसमें? सी ये मुझे ना बहुत बड़ा मिथ लगता है कि 7 महीने वाला बच्चा बच जाता है लेकिन 8 महीने वाला नहीं बचता। ये एब्सोल्युटली मिथ है। आप मुझे पूछे कि रिस्कीएस्ट टाइम क्या है प्रेगनेंसी का, तो आई थिंक फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैरीज सम मोर रिस्क देन द रेस्ट ऑफ द ट्राइमेस्टर्स। दैट्स बिकॉज दैट इज द टाइम जब प्रेगनेंसी अपना स्पेस बना रही है यूट्रस के अंदर, and there can be some spontaneous bleeding, spotting. So पेशेंट को लगता है कि कहीं मिसकैरेज ना हो गया हो, तो बहुत कॉल्स बहुत आती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और हमें भी ऐसा लगता है कि यही टाइम है जब मिसकैरेजेस का, अबॉर्शंस का, थ्रेटन्ड अबॉर्शंस का टाइम सबसे ज़्यादा होता है हाई। सो वी अवॉइड asking patients to be traveling or be consistent with the tests and advice we give them. सो बेसिकली और दूसरा ये कि व्हाट इज़ ओव्यूलेशन पीरियड? आप बहुत आपकी वीडियोज़ भी देखी मैंने उसमें, तो क्या उसका क्या ज़रूरी है उस पीरियड को ध्यान रखने के लिए? ध्यान क्यों रखना है हमें कि अब ओव्यूलेशन पीरियड है या नहीं? सी आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कपल आ रहे हैं कि डॉक्टर वी आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, वी डोंट वांट एनी मेडिकेशन, वी जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कंसीव, ऑल नेचुरल 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 थिंग्स। सो उसके लिए अपने ओव्यूलेशन पीरियड को जानना बहुत ज़रूरी है। एंड ओव्यूलेशन होता क्या है? हमारी बॉडी, हमारी ओवरी हर महीने एक एग बना रही है। अब वो एग एक पर्टिकुलर एग साइज तक पहुंचकर और फिर वो रिलीज होना है। The releasing of that egg is called ovulation, which is like you can say the best time to conceive if the couple make relation during ovulation. So in a 28 days cycle, it is the 14th day which is called the ovulation day. In a cycle where periods are a little delayed or longer, you have to then calculate. इज़ अबॉर्शन लीगल इन इंडिया? वो तो है, मैंने देखा है इलीगल है, बट अगर जैसे आजकल रेप केसेस बहुत होते हैं, या ठीक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कुछ हो गया, तो फिर अगर ऐसे कोई आपके पास आए तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, अबॉर्ट करा सकते हैं वो चाइल्ड, ऐसा कुछ मतलब कोई क्वेश्चनेबल? As long as they are mature, they are adults, there is no question. It's a legal thing in India. अगर वो टाइम ड्यूरेशन उनका 6-7 वीक्स है तो वो मेडिसिन के थ्रू अबॉर्शन करा सकते हैं। इससे ज़्यादा है तो वो सर्जिकल अबॉर्शन करा सकते हैं। ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि उनकी कंसेंट होनी चाहिए कि वो टर्मिनेशन करवा रहे हैं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी। तो एज ऑफ द गर्ल और अब कितना होना देखिए चाहिए? फीमेल की एज 18 अबव होनी चाहिए। ओके। अगर 18 से कम है देन यू हैव टू इन्फॉर्म पुलिस, बिकॉज ये एक नॉर्मल केस नहीं है, देन इट बिकम्स अ रेप केस, ऑल्दो इवन इफ इट इज बाय द कंसेंट ऑफ द फीमेल। ओके। So it has to be informed to police and then subsequent things happen. अब कुछ चीज़ एक जगह मैं भी जानती हूँ जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो रोज़ ही होते हैं, ऐसा कुछ एरिया है। बट अगर ऐसे कोई लोग हैं, जो लेडी है, कोई आपके पास अगर आए, अब उसको रेप हो गया, 15 साल से कम है, वो नहीं चाहती कि कहीं पता चले, तो हम नहीं कर सकते No way. इल्लीगली? It is illegal in India. We have to inform police and she has to go to a government hospital for further, इन्वेस्टिगेशन। investigations and all. ठीक है। और मैम मतलब कि हमने देखा है कि आउट ऑफ इंडिया में ना जेंडर रिवील हो जाता है पहले से, गर्ल है कि बॉय है। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया में ऐसा कोई चलन आए कि आप बता सकते हैं, तो क्या चेंजेस आप देखेंगे? ये दो धारी तलवार की तरह काम कर सकता है। पर्सनली पूछो तो मुझे लगता है कि जेंडर रिवील कर दिया होता तो बेटर रहता, कि जो हमारे इतने इलीगल अबॉर्शंस हो रहे हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, जो मेडिकल टर्मिनेशंस हैं जिनमें पेशेंट्स जो हैं डॉक्टर तक पहुंचते ही नहीं हैं, छोटी छोटी जगहों पे जाकर अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से
एबॉर्शंस करा रहे हैं, जिसमें कई बार प्रेग्नेंट फीमेल को डेथ भी हो जाती है, इतना इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये सब कुछ ना हो, इतने इलीगल एबॉर्शंस ना हो, सब कुछ हो, बट एट द सेम टाइम इट इज़ सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस, क्योंकि जहाँ आपने जेंडर रिवील करना शुरू करा तो नोबडी वांट्स अ फीमेल चाइल्ड, so then what will happen, there will be explosion of males in the society, and there will be no females. बड़ा मैंने देखा है, अगर कोई प्रेग्नेंट है आप उसको बोलोगे ना शायद मुझे लग रहा है बेटी है, पेट से तो ऐसे गेज करते हैं ना लोग, तुक्के मारते हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा मुंह बन जाता है, फिर वो अगली बार आपके आगे पीछे नहीं घूमेंगे। ऐसे कुछ होता है, कई लोग मैंने देखे हैं वो कहते हैं कि ना ये वाली आंटी को जाके दिखाओ, उनको ना पेट देख के बता देती है लड़का है लड़की, या नर्व्स देख के बता देती है। आप गेज कर सकते हैं हम ऐसे कुछ? Not at all, absolutely no, ये बॉलीवुड मूवी की तरह है कि पल्स देखी और बोला कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। अगर अर्ली टाइम पे हमें ब्रेस्ट कैंसर है या किसी को हो रहा है या कुछ है, वो खुद से कैसे गेज कर सकते हैं? कुछ सिम्टम आते हैं बॉडी में? देखो, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम हर फीमेल को ये एनकरेज करते हैं कि जब आप नहा रहे हो या आप मिरर के सामने हो तो यू हैव टू डू पैल्पेशन ऑफ बोथ ब्रेस्ट, अपने हाथ से, अपने पल्प ऑफ द फिंगर से आप ब्रेस्ट को पूरी तरह एग्जामिन कर सकते हो, राइट और लेफ्ट दोनों को, निपल्स को चेक कर सकते हो, एरियोला को चेक कर सकते हो, एंड अंडर आर्म्स को भी चेक कर सकते हो। सो आपको कुछ भी एबनॉर्मल उसमें लंप या कुछ भी गांठ जैसा फील हो रहा है, देन यू हैव टू immediately go to your doctor. डॉक्टर मनी आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेटर है? सी सेक्शन कराना चाहिए? लोगों को बहुत रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी। जो मैं बताऊँ, मेरे को जब इससे पहले वाला डिलीवरी हुई थी, उन डॉक्टर ने बोला था या नॉर्मल कराओ या सी सेक्शन कराओ, दोनों ही, 2 ही बच्चे करने हैं तुमने, तुम्हें पुराने ज़माने की तरह 5-5, 6-6 बच्चे तो करने नहीं है। तो आपकी चॉइस है और आपकी हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन? See, my opinion is कि आज की डेट में नॉर्मल और सिजेरियन में कोई फ़र्क नहीं है। मगर अगर आपकी नॉर्मल हो रही है तो आपको सिजेरियन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट डेफ़िनेटली अगर आपकी कोई इंडिकेशन है सिजेरियन की, तो आप नॉर्मल की चांस मत रखो। अगर आपका डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको नॉर्मल नहीं करनी, आपको सिजेरियन करवाना है फॉर एनी मेडिकल रीज़न, देन यू गो विद योर डॉक्टर। डोंट हैव अ फैंसी फॉर नॉर्मल डिलीवरी। बट येस, अगर आपका सारी चीज़ें नॉर्मल है, डॉक्टर बोल रही है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, सो गो अहेड। सो वैसे मोस्टली मैंने देखा है कि ना अमेरिका में, आउट ऑफ इंडिया, वो नॉर्मल ही डिलीवरी करते हैं, चाहे वो कितना मर्जी पेन, तो ऐसा क्यों, डिफरेंस क्यों है आपके? सी, उनकी गाइडलाइंस डिफरेंट है। वहाँ पर जो भी सेटअप्स हैं, उनकी एक सेट गाइडलाइंस हैं, जिसमें वो 24-48 आवर्स तक भी नॉर्मल डिलीवरी की वेट करते हैं। उनकी नर्सरीज़ अच्छी हैं, जहाँ पर अगर बेबी को कोई भी ड्यूरिंग डिलीवरी डिस्ट्रेस है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उनके पास ज़्यादा गैजेट्स अवेलेबल हैं उसको डील करने के लिए। वहाँ लिटिगेशन इतना कॉमन नहीं है जितना इंडिया में है। ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी अगर आपके बेबी को कुछ हो जाता है या कुछ भी ऐसा है, सो हमारे यहाँ पर द रूल्स आर स्ट्रिक्ट। सेकंड थिंग इज़ कि हमारे यहाँ कोई भी 48 आवर्स तक या मोर देन दैट नॉर्मल डिलीवरी की वेट नहीं करेगा। ना पेशेंट करेगा, ना डॉक्टर करेगा। इन्फेक्शंस की रेट, न्यूबॉर्न कॉम्प्लिकेशंस की रेट, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस की रेट बहुत हाई है हमारे यहाँ एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। सो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है कि एपिड्यूरल लगवा के नॉर्मल डिलीवरी कर लो, इसका क्या कहना है? हाँ, ठीक है, मैं इसके फ़ेवर में ही बोलूँगी क्योंकि एपिड्यूरल इज़ अ वेरी गुड थिंग जिसने कि बहुत ज़्यादा ये चेंज कर दिया है लेबर का टाइम, ड्यूरेशन एंड आउटकम। सो एपिड्यूरल, आप मतलब जिस लोगों को नहीं पता उनके लिए कि क्या चीज़ है, क्या मतलब वो बताओ एक बार? देखो, एपिड्यूरल इसको पेनलेस एनेस्थीसिया भी बोलते हैं, जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि जब आप लेबर में हो तो एक सर्टेन प्रोग्रेस के बाद, जैसे कि समझ लो कि आपका यूट्रस कम आउट 2 सेंटीमीटर तक अपने आप ओपन हो गया है, तो हम एक एपिड्यूरल टाइप का कैथेटर होता है, जो बैक में इंसर्ट कर दिया जाता है और उसका एक आउटलेट जो है वो यहाँ आपके अटैच कर दिया जाता है। सो जब भी आपको टॉप अप करना होता है एनेस्थीसिया तो यहीं से दे दिया जाता है, उसमें दोबारा बैक पे इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता। सिंगल इंजेक्शन जो बैक पे लगता है उसकी ट्यूबिंग यहाँ कनेक्ट करके उसी से टॉप अप करते रहते हैं। एज़ अ रिज़ल्ट व्हाट हैपेंस इज़ कि आपको वो पेन का थ्रेशोल्ड नहीं पहुँचता जहाँ पर आप बिल्कुल अनकोऑपरेटिव हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होता एंड आपका लेबर बड़ा स्मूथली प्रोलॉन्ग करता है। बस ओनली थिंग इज़ जो मुझे लगती है कि नॉर्मल अगर आपकी डिलीवरी हो रही हो तो उससे ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है।
बिकॉज आपको मैं कहूँ पुश करूँ और आपको पेन ही नहीं आ रहा, तो आप इतना पुश नहीं कर सकते, है ना? तो वो थोड़ा सा लेबर को प्रोलॉन्ग करता है, बट इट हैज़ गॉट वेरी गुड आउटकम। रिसेंटली मेरी एक पेशेंट थी जिसका मैं आपको बताना चाहूँगी। शी वॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, जिसे प्राइमी बोलते हैं, बट हर हार्ड लक कि उसका बेबी में कुछ एनॉमलीज आ गई अराउंड 22 वीक्स पे। सो अब आप भी समझ सकते हो कि एक एनॉमलस बच्चे के लिए कोई ऑपरेशन तो करेगा नहीं, उसे नॉर्मल डिलीवरी कराना बेटर है। तो नॉर्मल में वी गेव हर एपिड्यूरल, so it was painless. It prolonged the labor to some extent, some 3-4 hours more, but it was such a smooth delivery that she could not even come to know कि अच्छा बेबी हो भी गया। इट वॉज ऑल्दो लाइक जब आपको बेबी मिल रहा होता है तो आप पेन सहने को तैयार होते हो, लेकिन जब आपको पता है कि बेबी में कुछ आउटकम नहीं निकलने वाला, तो ना आप पुश कर पाते हो, ना यूट्रस इतना कोऑपरेटिव होता है, क्योंकि 9 मंथ्स तो कंप्लीट हुए नहीं है। सो हम उसे 5 मंथ्स पे अगेंस्ट नेचर डिलीवरी करवा रहे हैं। सो देयर इट वर्क लॉट, मतलब इट गेव अस अ वेरी गुड रिजल्ट। सो मतलब आप कोई भी अगर आके बोले कि हमें एपिड्यूरल लगा के नॉर्मल डिलीवरी करा दो, सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि मतलब अब लोग देखते हैं तो वो आते ही होंगे आपके पास, तो क्या आप हर किसी को लगा सकते हैं या? पहले हमें जज करना होता है कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। ठीक है, हमने उसकी पेल्विस देख लिया, हमने बेबी का साइज देख लिया, हमने और भी अल्ट्रासाउंड पैरामीटर्स देख लिया कि सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल है या नहीं है। सो उसके बाद अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो उसकी काउंसलिंग करी जाती है पेशेंट की, कि देखिए एपिड्यूरल डजंट मीन कि पेनलेस लेबर है तो इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ नॉर्मल डिलीवरी। इट कैन चेंज टू सिजेरियन ऑल्सो। ओके। थर्ड थिंग इज कि आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखनी पड़ेगी अपने एंड पे, कि अगर तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी 10-12 घंटे में होनी है, तो हो सकता है एपिड्यूरल लगाने के बाद 14-15 घंटे भी हो सकती है। पेन आपको 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन तक का बर्दाश्त भी करना होगा, ये भी प समझना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस आज आप एडमिट हुए, आपको पेनलेस लेबर के लिए एनेस्थीसिया दिया और आपकी लेबर आगे बढ़ गई। यू हैव टू बियर अ सर्टेन लेवल ऑफ पेन। ओके। सो से अराउंड 2 सेंटीमीटर के बाद हम एपिड्यूरल लगा देते हैं। वो तब तक का पेन पेशेंट को सेंसिटाइज़ कर देता है कि पेन होता क्या है, पुश कैसे करना है। अदरवाइज़ विदाउट पेन यू कैन नॉट पुश। सो बेसिकली एपिड्यूरल एक मतलब कैसे आप बोल रहे हो जो यहाँ लगा देते हैं? यस, इसमें बेसिकली आप बैक पे एक नीडल लगती है ओके। और उस नीडल को निकाल दिया जाता है। उसका जो आउटर होता है, जो एक ट्यूब सॉर्ट ऑफ चीज़ होती है, जो हमारे बाल की थिकनेस से थोड़ी-सी ज़्यादा मान लीजिए, इतनी होती है, और उसको हम फिर बैक से यहाँ अटैच कर देते हैं। ओके। सो यहाँ पर जो होता है, जो आप कह सकते हो उसकी ट्यूबिंग, वो थोड़ी मोटी होती है, जिससे कि हम एक सिरिंज के थ्रू से पुश कर तो सकें। यहाँ पे फिर वो कट-वट लगता है कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं लगता है, इट इज़ लाइक वायर, यू कैन से, जैसे ये हमने ये लगाया हुआ है। ओके। बेसिकली इसी तरीके का एक गैजेट यहाँ लगा दिया जाता है, ओके। सिर्फ इसलिए क्योंकि पेशेंट को बार-बार उठा के पीछे से इंजेक्शन लगाने से बेटर है कि आप यहाँ पर वो ट्यूबिंग कनेक्टेड है, तो इजीली आप यहाँ से पुश कर सकते हो। ठीक है, सो अब बहुत सारे पेशेंट आएँगे आपके पास, हमें एपिड्यूरल लगवा दो। मैंने एक केस देखा था, वो थोड़ी एजेड है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो मेरे को कहना ये है गाइस कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी रहती है बट फ्यूचर में उसके कुछ उनके साथ क्या हुआ है कि उनका यूट्रस, अब वो शायद काफ़ी थोड़ी एजेड है, यूट्रस वो कहती हैं कि मैं जब यूरिनेट करती हूँ तो यूट्रस भी मेरे को फॉल हो जाता है कभी-कभी। तो आप कोई मैंने शायद उनको विज़िट कराया था तो आपने उनको सजेस्ट किया था व्हाट वी कैन डू, हम एक सर्जरी कर सकते हैं जिससे यूट्रस को पुल, तो मतलब वही कि नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है कि लॉन्ग टर्म में उसके भी कुछ एप्रीहेंशंस तो हैं। सी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस मुझे लगता है नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा आ रहे हैं आज की डेट में। रीज़न बीइंग कि जो पहले नॉर्मल डिलीवरीज़ होती थी, उनमें बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस वगैरह अवेलेबल नहीं थे, जो आपके लेबर की ड्यूरेशन को कट कर दें, ठीक है? तो फीमेल्स यूज्ड टू हैव 12 आवर्स 40 आवर्स ऑफ लेबर, और उसके बाद जब वो एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी तो ऊपर से प्रेशर दे के या धक्का मार के डिलीवरीज़ कराई जाती थी। उन डिलीवरीज़ के दौरान क्या होता था कि यूट्रस के सपोर्ट्स ब्रेक हो जाते थे, जिनको बोलते हैं कि जैसे लिगामेंट्स होते हैं जो यूट्रस को ऊपर पुल करके रखते हैं। जब आप धक्का देते हो या प्रोलॉन्ग डिलीवरीज़ होती हैं, लंबे टाइम तक लेबर पेन चलती है, तो ये सारे लिगामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं या वीक पड़ जाते हैं। एज़ अ रिज़ल्ट जब आप पेरीमेनोपॉज़ल या मेनोपॉज़ल एज तक पहुँचते हो, तो यूट्रस आपका नीचे आ जाता है, व्हिच इज़ कॉल्ड प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। इट नेवर हैपेंस विद पेशेंट्स उन जिनकी सिज़ेरियंस होते हैं।
सो मैम एक बहुत ज़्यादा मैंने देखा है लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि प्रेगनेंसी में घी खाना चाहिए 9th मंथ में बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए और घर में बैठ के पोछा लगाना चाहिए। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? घी खाना चाहिए बहुत ज़्यादा 9th मंथ में इज़ अ बिग नो-नो एंड पोछा लगाना चाहिए येस, अगर आपकी कोई ऐसी लिमिटेशन डॉक्टर ने नहीं बोली कि आपको ये नहीं करना, देन डेफिनिटली येस। दोनों के रीज़न्स हैं। जैसे कि घी खाने से देखो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक और हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक बिल्कुल अलग-अलग है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9th 10th से, जब हमें सिस्टम्स बताए गए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना हुआ है, डायग्राम बनाओ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि डाइजेस्टिव से रिप्रोडक्टिव सिस्टम कनेक्टेड है। सो दैट मीन्स कि जो भी आप घी, तेल ले रहे हो, ये आपके बॉडी में रहने वाला है फॉरएवर। या फिर आप सरप्लस ले रहे हो तो वो जम जाएगा आपके लिवर में जाके या ब्लड वेसल्स में जाके, बट इन एनी केस वो आपके यूट्रस में पहुंच के या वेजाइना को लुब्रिकेट करके बेबी को डिलीवर कराने में कहीं भी मदद नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, यस, पोछा लगाना इज अ गुड एक्सरसाइज। अगर आपको किसी भी मेडिकल या गायनी इंडिकेशन की वजह से डॉक्टर ने रेस्ट पे नहीं डाला है, तो 9th मंथ में अगर आप सिर्फ अपने रूम में भी पोछा लगा रहे हो बैठ के, so it is as good as doing a lot of squats and a good exercise, जिससे बेबी आपका नीचे आए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी को फैसिलिटेट करे। सो आजकल मैंने देखा है कि प्रेग्नेंट लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, तो कैसी एक्सरसाइज उनके लिए बेहतर है और कौन से टाइम से उनको करनी चाहिए? आपका क्या सजेशन? सी, मैं अपने पेशेंट्स को जैसे ही वो रजिस्टर करते हैं हमारे यहाँ, एनकरेज करती हूँ एक्सरसाइज के लिए। यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज का रोल बहुत ज़्यादा है। वन थिंग, इट मेक्स यू फिट, आपको मसल क्रैम्प्स जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे या बहुत सारे और एक्स एंड पेन्स नहीं होते हैं। सेकेंड थिंग इज कि इट प्रिपेयर्स यू फॉर नॉर्मल डिलीवरी, इट प्रिपेयर्स यू फॉर डिलीवरी एज सच। थर्ड थिंग इज दैट इट ऑल्सो प्रिपेयर्स यू कि आप पोस्ट डिलीवरी रिकवरी कैसी करते हो। सो अगर आपको आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यू आर गुड डूइंग गुड 1 आवर एक्सरसाइज डेली एज पर योर ट्राइमेस्टर एंड मेडिकल कंडीशंस, it aids to your good health and your pregnancy outcomes and your post delivery recovery also. ओके। जो और मैंने ना मैम काफ़ी लोगों को देखा है जिनके बच्चे ऑलरेडी हो गए हैं 20-20, 15-15 साल के हो गए हैं। बट वो लोग कहते हैं कि मैंने जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैंने डिलीवर्ड किया बेबी, उसके बाद मैंने ठंडा खाना खा लिया, हेल्दी खाना नहीं खाया, उसकी वजह से मेरा पेट रह गया ऐसे कैसा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ओपिनियन मैं आपको बताती हूँ, फिर आप बताना वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, कि वो लोग बोलते हैं कि 15 साल पहले मैंने तब ठंडा खाना खाया था, 40 दिन तक मेरा ध्यान नहीं रखा गया। ये कंप्लेंट्स वो लोग करते हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है 1-2% हो, बट इतना नहीं। अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करोगे, आप खुद ही अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो वो मोटापा रह जाएगा। आपका क्या कहना है कि उस टाइम का पेट तब तक रहेगा 15-20 साल तक? बिल्कुल भी नहीं, आपने खुद ही आंसर कर दिया इसमें कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखोगे तो डेफिनेटली पेट भी रह जाएगा, बॉडी भी रह जाएगी। अब आप देखिए सेलिब्रिटीज को देखिए, ठीक है, उनकी डिलीवरीज होती हैं, वो भी तो डिलीवरी करवा रही है ना अपनी, एंड उसके बाद दे आर बैक टू नॉर्मल इन 1 ईयर और 2 ईयर्स, मैक्सिमम 2-3 ईयर्स। तो वो कैसे कर लेती है? नॉट एवरीबडी इज गोइंग अंडर द ब्लेड्स फॉर दैट। दे आर डूइंग एक्सरसाइज, दे आर डूइंग योगा, एवरीथिंग, जो हमारी इंडियन कल्चर कम्युनिटी में लैक करता है। कभी रेस्ट करवा देते हैं, कभी नहीं करवाते रेस्ट। ऑल ब्लेम्स टू सर्जरीज, सिजेरियन हुआ था इसलिए ऐसा हो गया, ग्लूकोज चढ़ा था तो इसलिए शरीर फूल गया, पानी पिया था इसलिए ऐसा हो गया, या ये खाया था वो खाया था, मतलब इट इज ऑल ऑल मिथ्स। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल योर विल पावर कि आप कितनी जल्दी रिकवर करना चाहते हो, आपका प्रोफेशन कितना डिमांडिंग है इस चीज को लेके। क्योंकि अगर आप मॉडलिंग से या किसी भी इस सोशल इवेंट्स में जाते हो या कुछ भी है, तो इन सब चीज़ों से अगर आपका प्रोफेशन जुड़ा हुआ है ना, तो आप मोटिवेटेड रहते हो कि हाँ मुझे तो बैक टू नॉर्मल आना ही है, बिकॉज इट इज़ लाइक रिलेटेड टू माई जॉब एंड माई पर्सनैलिटी। बट अगर आप ऐसा नहीं हो किसी चीज़ में, या आप एक हाउसवाइफ हो और आप ड्यू टू सम रीजंस ना आपने प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइज करी, ना आपने बाद में कोई एक्सरसाइज करी, ना आप कोई एफर्ट्स ले रहे हो, तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, यू नो, फीमेल बॉडी इज लाइक दैट। इफ यू डोंट टोन अप, then the muscles are not going to grow after a certain age। तो वो फ्लैबीनेस आपकी मसल्स में आई जाती है। एंड देन आप पीछे देखते हो 15 साल पहले मैं ऐसी थी,
उन फोटोग्राफ्स में मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हूँ, एंड ऑल ब्लेम गोज टू डिलीवरी, प्रेगनेंसी, लेबर, में मेरा ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये कुछ नहीं है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है गाइस, मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है ना। मुझे लगता है कि सब मिथ हैं ये सब कि हम एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मेरे भी दोनों बच्चे सी सिजेरियन से हुए हैं और मैं अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखती हूँ। अपने आप को खुद ही अच्छा दिखना, आपको जब अपने आप से प्यार हो जाएगा ना, तो ये सब चीजें आपको बहाने लगेंगी। बिल्कुल, मैं कहूँगी कि आप प्लेन में देखते हो ना, ऐसा लिखा होता है कि पहले ऑक्सीजन आपको खुद को लगानी है और फिर दूसरे को या बच्चे को लगानी है। दैट मीन्स यू हैव टू पुट योरसेल्फ ऑन प्रायोरिटी। यानी कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि बाकी लोग आपका ध्यान रखेंगे। यू हैव टू पुट योरसेल्फ फर्स्ट। एग्जैक्टली। और प्रेगनेंसी की जैसे अगर सी सिजेरियन हुआ तो कितने टाइम के बाद योगा, तो मैंने भी जैसे 4-5 मंथ के बाद शुरू कर दिया था योगा विदा। कौन से टाइम ईयर के बाद या मंथ्स के बाद हम थोड़ा वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे 5 केजी 7, कौन सा मतलब? आई थिंक 6 मंथ्स में बॉडी फुल्ली रिकवर कर जाती है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एंड थोड़ा-सा बच्चा भी आप छोड़ सकते हो उस टाइम पर 5-6 मंथ्स के बाद। सो आपके लिए बेस्ट है अगर आप 6 मंथ्स पे कुछ भी आप अच्छी ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हो। और मेरे को काफ़ी लोग मिले जिन्होंने बोला कि सी सेक्शन के बाद अभी वो वही अगेन 15-15 16 साल हो गए, बट जो स्टिच जहाँ पे लगा है उस एरिया में थोड़ा मतलब अनईज़ी रहता है, कभी-कभी पेन भी लगता है, कभी-कभी दर्द होता है। वो उस स्टिचेस की वजह से है या कुछ और? नो, स्टिचेस की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आपको पता है कि जब सिज़ेरियन करा जाता है, जिस जगह से सिज़ेरियन करा जाता है, आप फ़ील करोगे कि उसके ऊपर और नीचे का पार्ट थोड़ा नम होता है। बिकॉज़ वो जो सुपरफिशियल नर्व्स होती हैं, वो तो कट जाती हैं ड्यूरिंग सिज़ेरियन, एंड दे आर नॉट गुड लाइक यूज़फुल टू अस। तो अगर वो कट भी जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यानी कि अगर आप फ़ील करोगे, तो आपके लोअर और अपर मार्जिन्स जो होते हैं सिज़ेरियन के, वो नम होते हैं। तो स्टिचेस में पेन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो भी आफ्टर 15 इयर्स। एब्सोल्युटली नो, दिस कैन बी सम अदर थिंग, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जैसे कभी-कभी उस एरिया पे इचिंग होना, कुछ हेवी सा लगता है, मुझे भी कभी-कभी लगता है, बट अब मेरे को नहीं लगता। इनिशियली लग रहा था 1 साल में, बट एक मुझे मिली जब मैंने उनसे पूछा कि मैं ऐसे प्लान कर रही हूँ, आपका क्या? तो उनका यही था कि मेरे बेबी ऑलरेडी 20 इयर्स का है, बट अभी मुझे ऐसे यूट्रस में हेवीनेस और जहाँ पे स्टिच है उस एरिया में दर्द लगता है। ये उस मैंने कहा उस वजह से तो नहीं हो सकता। नहीं, उस वजह से नहीं होगा, वो कुछ हद तक साइकोलॉजिकल हो सकता है, कुछ और भी डिजीज़ेज़, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ जो सेम एरिया में पेन करती हैं, हो सकती हैं। ऐसे आपको बहुत सारे पेशेंट्स ये ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें बैक पे जो इंजेक्शन लगा था ना सिज़ेरियन में, हाँ, ये वो बहुत पेन करता है। बट वो भी एक मिथ है, तो आई वांट टू ब्रेक दैट आइस ऑल्सो, कि जो सिज़ेरियन के टाइम पे बैक में इंजेक्शन लगता है, उसकी थिकनेस आपके बाल जितनी होती है। सो वो कोई आपको इतना पेन कर ही नहीं सकता। बट यस, आपका बैड पोस्चर आफ्टर डिलीवरी, या आपकी कैल्शियम ना लेना डाइट में और मेडिकल मेडिसिन के रूप में, इस चीज़ को बढ़ाता है, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वहीं पे मुझे पेन हो रहा है, जहाँ पर मुझे इंजेक्शन मेरे को लगता है कि लेडीज़ लोग की आदत होगी अपने आप को बेचारा फ़ील कराने की। मेरा तो सी सिज़ेरियन हुआ है, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे वो इंजेक्शन लगा है ना, तो इसलिए तो काफ़ी मैंने देखे हैं ऐसे। मैं कहती चल बहाने मार रहे हैं। आई यूज्ड टू से लाइक दिस। और तीसरा चीज़, जैसे हम बोलते हैं 40 दिन में जो खाया पिया वो लगता है, बच्चे भी वो खाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ढक के रखो, सर ढक के रखो। मुझे याद है मेरी बेटी जुलाई में हुई थी। मैंने उस टाइम में भी एसी में मैंने स्वेटर पहनी है और सर ढका है। मुझे लगता है कि वो फ़ायदेमंद था पर्सनल लेवल पे। मेरी बॉडी नहीं फूली, जो कहते हैं हवा लगे। आपका क्या कहना है मैम इसमें? सी, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन कि ये हवा लगना और ये उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। लेकिन यस, आज की डेट में हम एडवाइस करते हैं कि आपकी अगर डिलीवरी हुई या समर्स में, तो इवन पीडियाट्रिक डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप एसी ऑन रख सकते हो एट 28 और 29 डिग्रीज, एंड एज सच कवर करके रखने का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन इट इज़ फाइन, इफ़ यू आर नॉट देन देयर इज नो कंपल्शन। बट मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब 40 दिन तक मैंने, पहले तो मुझे मदर इन लॉ पे गुस्सा आ रहा था कि पूरा टाइम टोपी बनाई है, स्वेटर बनाई है। बट बाद में थैंक यू मम्मा, आपने मुझे बहुत हेल्प किया। मुझे लगता है कि वो उस इफ़ेक्ट आया मुझ में, पर उस टाइम बड़ा वो लग रहा था कि जुलाई में स्वेटर्स। सो मोस्टली मैम देखा गया है कि जो आईवीएफ बेबी जो भी प्लान करते हैं, उनके हमेशा ट्विन्स ही होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, ऐसा कुछ? हाँ, सही, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, और यस, आईवीएफ से ट्विन्स भी होते हैं, ट्रिपलेट्स भी होते हैं। उसका रीज़न है कि देखिए, अभी हम वर्क कर रहे हैं मोर नंबर ऑफ एग्स के ऊपर, बिकॉज़ आईवीएफ में आप अपना टाइम भी लगा रहे हैं, अपने फाइनेंशियली भी अपने आप को ड्रेन कर रहे हैं।
सो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स बनाएं, 2 रीज़न से। एक तो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाती है अगर हम 2 या 3 एम्ब्रियो इम्प्लांट करते हैं। दूसरी चीज़, अगर सरप्लस एम्ब्रियोज बनते हैं तो हम उन्हें प्रिजर्व या फ्रीज करके रख सकते हैं फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी और फ्यूचर प्रेगनेंसी। सो इस रीज़न से हमें एग्स ज़्यादा बनाने होते हैं, सुपर ओव्यूलेशन जिसको बोलते हैं। सो इसमें क्या किया जाता है कि आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिससे नॉर्मली आप अगर नॉर्मल ओव्यूलेट करते हो तो आप 1 एग बनता है आपकी ओवरी में, या मैक्सिमम 2 एग्स बनते हैं। यहाँ हमारी कोशिश होती है कि 8-10 एग्स बने, क्योंकि जितने एग्स बन रहे हैं उनमें से बहुत सारे ही मैच्योर हों, सारे ही फर्टिलाइज हों, सारे ही आगे ग्रो करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो वी ग्रो अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स, जिसमें से अगर सपोज 4-5 एग्स बन गए हैं, सो हमारी कोशिश होती है कि यार अगर 4-5 एग्स बन गए हैं तो 2 या 3 इम्प्लांट करे जाएं, जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाए। एक अगर नहीं यूट्रस पे चिपक रहा, दूसरा चिपक जाए या तीसरा, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए 2 या 3 एम्ब्रियोज को इम्प्लांट किया जाता है। और कई बार अगर सक्सेसफुल होता है तो ट्विन्स या ट्रिपलेट के चांसेस हो जाते अगर किसी के 4 हो जाए तो? हैं। नॉर्मली 4 नहीं होते, क्योंकि अब आजकल 4 डाले ही नहीं जाते। अच्छा। तो इट इज़ वेरी वेरी एब्सोल्युटली रेयर थिंग कि 4 हो जाए, पर हाँ 3 या मल्टीपल्स ऑफ 2 इज़ अ थिंग व्हिच इज़ वेरी कॉमन। ओके, अगर जैसे किसी के 3 हैं और वो कहें कि हमें 2 या 1 ही चाहिए, सो इज़ इट पॉसिबल दैट वी कैन? येस, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ कॉल्ड फीटल रिडक्शन। और ये ईज़िली हो जाता है एट अराउंड से यू कैन से 3 मंथ्स के टाइम का। ठीक है। और मतलब जैसे नेचुरल बेबी हुए और जो आईवीएफ बेबी हैं और जो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, सो इनमें जो बेबी में फ्यूचर में कुछ चेंजेस आते हैं? इन बच्चों को आगे कोई प्रॉब्लम आती है ऐसे, या सेम रहते हैं? व्हाट इज़ योर? आईवीएफ सिर्फ नाम है, बेबीज़ आप देखोगे कोई फ़र्क नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली अ प्रोसीजर, दैट इज़ द डिफरेंस। जो चीज़ एक नेचुरल कंसेप्शन में होती है और जो एक आईवीएफ के थ्रू होती है, बच्चों को देख के आप नहीं कह सकते कि कौन-सा आईवीएफ वाला है, कौन-सा नॉर्मल है। सो आजकल जैसे प्रेगनेंसी को लेके हम देखिए एग फ्रीजिंग, दिस इज़ द टर्म व्हिच आई सी, तो आपको क्या लगता है एग फ्रीजिंग बेटर है या आईवीएफ बेटर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बेसिकली? सी, एग फ्रीजिंग इज़ अ मेथड जिसमें हम अपने जो रिज़र्व में एग्स हैं, उनको प्रिज़र्व कर रहे हैं एक तरीके से। इसके कई इंडिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कुछ पर्सनल रीज़न्स हो सकते हैं। अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात करें, तो अगर आपको कोई कैंसर वगैरह कहीं का है जिसकी वजह से आपको कीमोथेरेपी चल रही है या रेडियोथेरेपी चल रही है, सो कीमो एंड रेडियो के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपके एग्स जो हैं वो फिनिश ऑफ हो जाते हैं। सो इसलिए आप उनको पहले फ्रीज़ करवा सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग कीमो एंड रेडियो, सो दैट योर फर्टिलिटी इज़ प्रिजर्व्ड। सेकंड थिंग इज़, जैसे कि आपको कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, जैसे आपने सुना होगा एसएलई बोलते हैं, ल्यूपस, ये सारी डिजीज़ेज़ होती हैं, जिनमें कुछ ऐसी मेडिसिन्स चलती हैं पेशेंट्स को जो कि एग्स के लिए टॉक्सिक होती हैं। सो उनके ख़त्म होने के बाद ट्रीटमेंट आपके पास एग रिज़र्व नहीं रहता, या फिर वो इतने टॉक्सिक हो जाती हैं कि एनोमलीज़ के चांसेस हो जाते हैं। इन दैट केस आल्सो यू कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग। बट जो मैंने आजकल ट्रेंड देखा है वो नई गर्ल्स क्या कर रही हैं, जैसे 20s 21s में अपने एग फ्रीज करा लिए, शादी लेट करी, जब भी प्लान करना है तो एज पर द साइंस की वो हेल्दी सेल्स, आपके हेल्दी एग्स हो गए बिल्कुल, बिल्कुल। 20 एज के, तो उसके लिए भी आजकल लोग ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली दैट, जैसा मैंने बोला कि मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। तो पर्सनल रीजंस में बेसिकली आ जाते हैं, जैसे कि आपको अपने करियर में हाइक्स चाहिए, या फिर आपको एजुकेशन के हिसाब से अभी प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत हो रही है, देन यू कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग। सो इट इज़ अ गुड वे कि आप अपने हेल्दी एग्स को प्रिजर्व कर लेते हैं, बाद में मैरिज या चाइल्ड बियरिंग जब भी आप सोचते हैं, देन यू कैन यूज दोज एग्स फॉर दैट। सो माय क्वेश्चन इज लाइक आईवीएफ, अगर जैसे अब हमने स्टोर करके रखे एक्स 20-21 की एज में, अब उसने शादी करी 35 में, तो अगर वो एग फ्रीज वाला यूज किया वो हेल्दी रहेगा, या जैसे आईवीएफ कराएं तो वो ठीक रहेगा? सी, जब भी एग फ्रीजिंग होती है तो वो आईवीएफ के थ्रू ही प्रेगनेंसी हो सकती है। सो हाँ, यस, बिकॉज एग फ्रीजिंग मीन्स आपके एग्स को फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन अब आपको वही एग्स आपकी बॉडी में दोबारा नहीं डाले जा सकते, बट यस, उन एग्स से एम्ब्रियो बना के
उसके बाद वो एम्ब्रियो को यूट्रस में डाला जा सकता है. सो एग फ्रीजिंग मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू बी एन आईवीएफ ओनली. तो मैंने ये भी सुना है कि ट्रेंडिंग है, अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर कौन है, वुड बी पार्टनर, सो आप एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन प्लान योर बेबी वेन एवर यू वांट टू. जैसे आपका करियर है तो आप उसको देख के 30-35 में, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरा बेबी नहीं होगा, तो वो भी एक ऑप्शन है. इज इट? Actually, it's a wise decision because आजकल you never know what stage you are going to be ready for childbearing and all, as per your career, as per your education and as per many other conditions जैसे मैंने बताई. So it's a very good option कि egg freezing की जगह आप सीधा embryo freezing करा लीजिए. क्या आपका पार्टनर हेल्दी है, उसके स्पर्म काउंट अभी अच्छे हैं, आज से 5 साल बाद 6 साल बाद मे बी द सीमेन पैरामीटर्स ऑल्सो चेंज. सो अगर आप एम्ब्रियो बना के भी प्रिजर्व कर लेते हैं तो दैट इज इक्वली गुड और मे बी बेटर. ओके. बट आई हर्ड दैट जो गर्ल्स होती हैं वो बॉर्न होती हैं विद द नंबर ऑफ एग्स दैट दे कैन हैव, बट जो मेंस का होता है उनका उनका कहते हैं कि हर 3 मंथ्स में उनका नया स्पर्म बनता है. इज इट? Yes, spermatogenesis takes around 90 days. ये बिल्कुल ठीक है. And girls are born with a limited number of eggs which tend to deplete every cycle. So egg freezing definitely helps. Plus I've seen in my practice कि कई कपल आते हैं कि फर्स्ट बेबी हो गया, उसके बाद 3-4 साल तक उन्होंने ट्राई नहीं किया एंड नाउ दे आर ट्राइंग एंड फीमेल के बैटरी ऑफ टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन मेल पार्टनर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है क्योंकि बेबी तो हो ही चुका है, तो मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तो सीमन पैरामीटर्स नॉर्मल ही होंगे. बट मैनी ऑफ टाइम्स वी हैव सीन कि बिकॉज ऑफ एज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स एंड देन सम मेडिकल कंडीशन, सम सर्जरी, there are many reasons जिससे semen parameters are also gradually decreasing, depleting. So it is wiser to get a semen parameter for husband also done along with the investigations of wife. सो मैम, जैसे मेरी भी डॉटर 10 years की हो रही है, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि व्हाट इज प्यूबर्टी और उसको कैसे बताएं कि आपके बॉडी में ये चेंजेस आएंगे और क्या ध्यान रखना है एज अ मदर मुझे. Puberty is a transition of a child to adolescence. So for girls, it is 8 to 13 years when puberty hits. So आपको अपनी डॉटर को समझाना है कि it's a change in you which will be more of structural changes, emotional changes, body changes. आपको उसको अवेयर करना है इस चीज़ को लेके कि इस दौरान आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकती है, आपको हेयर ग्रो कर सकते हैं प्यूबिक एरिया में भी और एक्जिला या अंडर आर्म्स में. स्किन चेंजेस आएंगे जैसे कि थोड़ा स्किन ऑयली हो सकती है, स्किन में एक्ने वगैरह डेवलप कर सकते हैं. ग्रोथ स्पर्ट आएगा यानी कि हाइट बढ़ेगी बच्चे की. ओके. तो ये सारी चीज़ें आपके 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 थॉट्स चेंज होते हैं. ये सब आप इट्स अ पार्ट एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली पीरियड्स आल्सो स्टार्ट. ये मैम जो आजकल सर्वाइकल कैंसर और ओवरी कैंसर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेरे को क्वेश्चन पहले ये है कि जो सर्वाइकल कैंसर के इंजेक्शन बोले जा रहे हैं बच्चों को लगवाएं, कई लोगों के मिथ हैं दिमाग में कि अगर हम उसको, अभी पीरियड्स नहीं आए मेरी डॉटर को, 10 year की है, अगर हम लगवा लेंगे तो वो जल्दी पीरियड्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ है? एब्सोल्युटली नो, इट्स अ मिथ. जितनी जल्दी लगवाएं उतना अच्छा है. आईएपी गाइडलाइंस कहती हैं कि 9 ईयर्स से स्टार्ट हो रही है ये वैक्सीनेशन. सो आप अपने बच्चे को बिफोर द एक्सपोजर ऑफ एनी काइंड ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस विच इज नोन फॉर कॉजिंग का सर्वाइकल कैंसर, सो 9 ईयर्स के बाद आप कभी भी उसके लिए वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं. सो एनी सजेशन फॉर एल्डर्स की सर्वाइकल कैंसर के इंजेक्शन उनको लगवाने चाहिए अब, जैसे क्या? सी 45 ईयर्स तक की जितनी भी फीमेल्स के पास यूट्रस है, किसी भी कारण से जिनका ऑपरेट नहीं हुआ है यूट्रस, वो ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं. क्योंकि इट इज ये सेफ. व्हाट इज द टिप दैट यू वांट टू गिव अ मदर ऑफ 10 years गर्ल? See, a mother of 10-year girl has to explain her about puberty definitely, जिसमें कि जैसे मैंने बताया आपको कि साइंस ऑफ प्यूबर्टी समझाने हैं डॉटर को. देन क्लीनलीनेस के बारे में, हाइजीन के बारे में बताना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना है, जो इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं या जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स डेवलप हो रहा है उसके बारे में समझाना है कि ये सब टेम्परेरी है एंड all those things. Then of course diet, exercise, everything.
सो दूसरा जो मेरे को लगता है ना पर्सनली मेरी प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन मुझे फ़ील हुई थी, वो ये था कि ब्रेस्ट फीडिंग। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे द फर्स्ट टाइम जब बेबी हो गया, उसके बाद जब उसको फीड कराना था, मतलब पूरा एक तो ये पार्ट पूरा हेवी फील हो रहा था और उसमें मैं बेबी को फीड भी नहीं करा पा रही थी और उसकी वजह से फीवर। तो आप क्या सजेशन देने चाहोगे जो अपकमिंग मॉम है या न्यू मॉम है कि क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग की और उनको कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि किसी और के साथ ऐसी सिचुएशन आए तो उसको हेल्प मिले। सी ब्रेस्ट की प्रिपरेशन जो है ना, वो ब्रेस्ट फीडिंग की ये बिफोर डिलीवरी हो जानी चाहिए। उसके लिए जैसे हम अपने यहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं, जिसमें पेशेंट्स एक्सरसाइज तो करते ही हैं, लेकिन लैक्टेशन पे या फीडिंग पे भी हम एक क्लास ज़रूर करते हैं, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। क्या होता है कि ब्रेस्ट में भी चेंजेस आ रहे हैं, आप देखोगे प्रेगनेंसी जब होती है तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ-साथ ब्रेस्ट एनलार्ज होती है, कलर चेंज होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। कई बार क्या होता है कि आपके रिट्रैक्टेड निप्पल्स होते हैं, मतलब निप्पल्स थोड़े इन्वर्ट होते हैं एंड वो आप चेकअप ही नहीं होते आपके, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता। उसके बाद क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है, फीडिंग का टाइम आता है, तो क्योंकि निप्पल ही नहीं बना हुआ तो बेबी सक ही नहीं करता और देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रगल विद पेशेंट बेबी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट्स वेल बिफोर डिलीवरी ऑल्सो। तो 7th-8th मंथ में आपको चेक करना है कि आपके रिट्रैक्टेड निपल्स तो नहीं है। आप निपल बटर कुछ यूज़ कर सकते हैं, कुछ मसाजिंग वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि निपल्स आपके बने रहें। सो दैट कि जब आप डिलीवरी के बाद फीड कराओ तो बच्चे को सक करने में दिक्कत ना हो। एट द सेम टाइम देयर आर इन्फॉर्मेटिव क्लासेस अवेलेबल। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह आप देखोगे डॉक्टर्स के, जिसमें आप देखोगे कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी कैसे है बेसिकली। आप न्यू मॉम हो, आपको या तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो नीचे पेन हो रहा है, सिज़ेरियन हुआ है तो ऊपर स्टिचेज़ में पेन हो रहा है। आप स्ट्रगल कर रहे हो बेबी के साथ कि उसको कैसे पकड़ना है, क्या करना है एंड एट द सेम टाइम आप लर्न कर रहे हो कि बेबी को फीड कैसे कराना है। सो अगर ये चीज़ आपको पहले से ट्रेनिंग है दिमाग में, तो इट बिकम्स ईज़ियर विद पेन ऑल्सो यू कैन होल्ड बेबी, यू नो द पोज़ीशन हाउ यू हैव टू हैंडल द बेबी एंड आपको कैसे उसको बेबी को फीड लैच कैसे कराना है। सो उसके लिए बेसिकली हमने यहाँ पर कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं, जिनमें हमारे डॉक्टर्स पेशेंट को टीच करते हैं कि आपको कैसे बेबी को पकड़ना है। जैसे कि आप बैठे हो तो ये लेवल पे अगर आप बच्चा रख रहे हो तो आपको कितना झुकना पड़ेगा, इवेंचुअली आपकी बैक पेन करेगी। सो आपको एक पिलो आपके लैप पे रखना है, उसके ऊपर बेबी को रखना है, एक पिलो आपको बैक पे रखना है जिससे आपकी बैक को सपोर्ट मिले। रूम थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, अटेंडेंट्स एक फीमेल अटेंडेंट इज़ सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। एक स्टाफ नर्स या कोई अटेंडेंट होना चाहिए जो उनको मॉनिटर करे कि वो कैसे फीड करा रहे हैं एंड जब बच्चा भूखा है, तब आप उसको लैच करेंगे, ठीक है? अगर भूख ही नहीं लगी बच्चे को तो वो इधर-उधर मुँह मार के बैठ जाएगा। अगर अटेंडेंट्स बहुत सारे हैं तो पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। अगर पोज़ीशन ठीक नहीं है, तो अगेन पेशेंट को पेन की वजह से लैचिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये बड़े छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं देखने के लिए कि हम ब्रेस्ट फीडिंग कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसको एस्टैब्लिश करें। सो मैम आई स्टिल रिमेंबर माय टाइम जब मैंने ब्रेस्ट फीड कराया था, सबसे दर्दनाक पल था जब वो बच्चा फर्स्ट टाइम फीड लेता है, उसके बाद जो वो क्रैक्स आ जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। उसके बाद तो मतलब अगर कोई कहता भी है ना बच्चे को दूध पिला दो, तो ऐसा लगता था कि प्लीज़ ले जाओ इसको यहाँ से। तो आप मैं चाहती हूँ कि न्यू मदर्स को ये बताएँ कि कैसे वो केयर कर सकते हैं कि वो फेज़ उनकी लाइफ में ना आए? सी निप ब्रेस्ट या निप्पल जो है वो एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। तो अगर उस पे क्रैक पड़ेगा तो डेफ़िनेटली पेन तो होगा ही होगा, साथ में आप फीड करा पाने की क्षमता ही नहीं रख पाओगे। सो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में हम कुछ निप्पल बटर क्रीम लगा सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं है तो आप ऑयल, देसी घी, कोकोनट ऑयल कुछ भी लगा के ब्रेस्ट निप्पल्स को सॉफ्ट रख सकते हैं। अब क्या होता है कि डिलीवरी के बाद हम अपने हॉस्पिटल में हमने प्रैक्टिस रखी हुई है कि जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद चाहे वो नॉर्मल हो या सिज़ेरियन, ब्रेस्ट को क्लीन करके बेबी को हम ओटी या लेबर रूम में ही ब्रेस्ट मिल्क पे लगा देते हैं, सकिंग करा देते हैं। क्योंकि वो एक पल ऐसा होता है कि मदर को ना अपना सारा पेन भूल जाती है और बेबी के ऊपर पूरा कॉन्संट्रेट करती है। तो एक ना एक बॉन्डिंग एस्टैब्लिश होती है, लैक्टेशन एस्टैब्लिश ही तभी होता है। दूसरी चीज़ है कि आप क्रीम्स वगैरह तो यूज़ कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम जब भी आप फीड कराओ, तो गर्म पानी में कॉटन डिप करके उसको पहले ब्रेस्ट को क्लीन करें। क्योंकि क्या होता है कि कुछ मिल्क जो है पिछली बार जो आपने फीड कराया था, वो आपके ब्रेस्ट के डक्ट्स को ब्लॉक कर देता है।
चिपक जाता है, और फिर जब बच्चा सक करता है तो वो एक फोर्स के साथ सक करता है, तो ये सारी डक्ट्स डैमेज हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट आपको क्रैक पड़ जाता है। सो ऑलवेज मेक इट अ प्रैक्टिस कि एक हॉट थोड़ा गुनगुना पानी और उसमें कॉटन डिप करके ब्रेस्ट को अच्छे से जेंटली क्लीन करेंगे और फिर उसको फीड कराएंगे बेबी को। सो दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ गेटिंग क्रैक्स इन द निपल। और गाइस ब्रेस्ट फीडिंग जैसे अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो कैंसर से भी हेल्प करता है, ब्रेस्ट कैंसर को झाइल से। बिल्कुल, स्टडीज हैव शोन कि जो फीमेल्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनमें कैंसर ब्रेस्ट की रिस्क कम हो जाती है। और बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है जिसके यस, बिल्कुल। नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आपकी जो इम्यूनिटी है बच्चे की, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसकी ओवरऑल जो बॉडी की स्ट्रेंथ है डिजीजेस से लड़ने के लिए, वो बढ़ती है। यस, मैंने दोनों बच्चों में छोटे वाले में मैंने थोड़ा हिम्मत हार के नहीं करा, बट मेरी बेटी को मैंने ऑलमोस्ट 7-8 मंथ तक मैंने उसको फीड कराया। मैं मतलब एक्सट्रैक्ट करती थी ऑफिस में। आजकल ऑफिसेज में भी ऐसे आपको रूम मिल जाएंगे गाइस कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन से अपना मिल्क एक्सट्रैक्ट करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में ऐसा नहीं है तो मैंने भी ऐसे अपने ऑफिस में खुद ही रिक्वेस्ट डाली थी। सो दे हैव प्रिपेयर्ड अ रूम, में नाम भूल गई उस रूम को क्या कहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग रूम या ऐसा कुछ। आप खुद भी कह के रिक्वेस्ट डाल सकते हो और वहाँ पे वो फ्रिज लगवा देंगे और आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके एक्सट्रैक्ट करके मिल्क स्टोर कर सकते हो। और जो फ्रेश मिल्क निकला होता है वो बच्चे को आप फ्रिज में रख के उसको पिला सकते हैं, मतलब उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे गरम वरम नहीं करना होता। तो मैंने ऐसी बहुत मेहनत करी अपनी बेटी के साथ 7-8 महीने, और उसका रिजल्ट मुझे दिखता है मैम। यस, इनफैक्ट ब्रेस्ट मिल्क को आपको फ्रिज में स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है। इट विल रिमेन फ्रेश फॉर अ गुड 5 से 7 आवर्स। सो इट्स वेरी गुड अगर आपका ऑफिस में ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। सो इट इज गुड, आप घर जाके वही फीड बच्चे को दे सकते हैं। सो मैम अकॉर्डिंग टू यू आजकल बहुत लोग ना पाउडर मिल्क ज़्यादा देने लगे हैं, मतलब मदर को भी कन्वीनियंट लगता है, जो अटेंडेंट है उनको लगता है कि चलो तुम सो जाओ, उसको पिला देते हैं ये वाला। तो आपका क्या सजेशन है इसमें? सी अगर नेचर ने कोई चीज़ बनाई है ना, तो वो अच्छी होगी और हम उसको मैच नहीं कर सकते आर्टिफिशियली। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, तो आपको बेबी को ऊपर का मिल्क देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेबी सैटिस्फाइड है, वो 2 फीड्स के बीच में क्रैंकी नहीं हो रहा है ब्रेस्ट फीड्स के बीच में, तो इट इज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ बेटर टू गिव ब्रेस्ट मिल्क। मदर के लिए भी अच्छा है, बेबी के लिए भी अच्छा है। जैसे अभी हमने बताया कि उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उसको एंटीबॉडीज़ देने के लिए, उसको इम्यूनिटी देने के लिए ब्रेस्ट मिल्क का देयर इज़ नो कंपैरिज़न टू ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। बट अगर किसी भी रीजन से आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो रही है, या आप फीड कराने में असमर्थ हैं, या बेबी लैच नहीं कर रहा फॉर एनी रीजन, और आपको ऊपर का देना पड़ता है जिसे टॉप फीड बोलते हैं, सो देन दीज आर द रिलेटिव इंडिकेशंस। ओके। और दूसरा क्वेश्चन मैम, प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स कर सकते हैं? यस, टू सम एक्सटेंट, लार्जली नो। लार्जली नो। सो कोई ऐसा पीरियड कि उस टाइम तो बिल्कुल नो नो है? यस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें कि अभी मैंने बताया कि प्रेगनेंसी अपनी जगह बना रही है, अपनी स्पेस बना रही है, उस दौरान रिलेशन रखने से कई बार डिस्टर्ब हो जाती है प्रेगनेंसी। अगर किसी भी स्टेज पे अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, यानी कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, तो उस टाइम पर आप रिलेशन बनाओ तो देयर आर मेनी चांसेस कि आप यू लैंड अप इन ब्लीडिंग। सो देन यस, ऑफ कोर्स अवॉइड इट। क्या कॉन्डम यूज करने से भी मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है? मतलब सेफ रहेगा? किसी का एक लेडी बोल रही थी कि वो लोग कॉन्डम प्रिकॉशन यूज करके सेक्स करते हैं, बट हाँ, जब भी उसने नोटिस किया है कि जब भी वो करता है उसके बाद उसको ना वो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आती है, कि ब्रांड शायद खराब है या कुछ ऐसा हो सकता है? एक्चुअली कॉन्डोम यूज करने से इन्फेक्शन से तो प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि वो पेशेंट को लेटेक्स की या कॉन्डम उस पर्टिकुलर ब्रांड की एलर्जी हो। सो वी हैव टू फाइंड आउट इफ शी इज एलर्जिक टू लेटेक्स और कॉन्डम ब्रांड और नॉट। और कॉन्डोम जो है उल्टा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सो इट कैन नॉट बी इन्फेक्शन। एक प्रीटर्म पेन क्या होगा मैम? प्रीटर्म पेन मीन्स कि लेबर, जैसे हमें पता है कि 9th मंथ के स्टार्टिंग से अगर पेन आ रही है, तो वो नॉर्मल एक पेन हो सकती है। लेकिन बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी अगर पेन आ रही है, जैसे 34, 35, 32 वीक्स पे पेन आ रही है, आपके मोटे मोटे शब्दों में बोले तो 8 महीने पे, 7 महीने पे पेन आ रही है, जिसके साथ कुछ और चेंजेस भी आ रही है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, यूट्रस का माउथ हल्का फुल्का खुल रहा है, तो इसे बोला जाता है प्रीटर्म पेन्स। यानी कि टर्म
होने से पहले जो पेन्स आ रही हैं वो प्री टर्म है। सो मेरा साथ हुआ था ऐसा, फर्स्ट डिलीवरी में मुझे प्रीटर्म पेन्स आए थे 7 मंथ में। तो डॉक्टर ने बताया कि जब मेरे को पहले तो पता ही नहीं चला, मैं नॉर्मल, जो उन्होंने बोला कि आप पेन किलर खा लो, मैंने खाया, ठीक है, बट वो कंट्रोल नहीं हुआ। जब मैं डॉक्टर के पास गई, फिर उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट किया, उसके बाद फिर भी मुझे हो रहे थे। 5-6 दिन मैं हॉस्पिटल रही, फिर मैंने मैम को बोला फिर हो रहा है। तो शी सजेस्टेड कि जब अगर गोली लेने से दर्द रुक जा रहा है, तो वो प्रीटर्म पेन नहीं है, वो अब हो गया तो गोली लेके थे। सो डिफरेंस गेज करने के लिए मेरे हिसाब से जो मेरे को याद है कि अगर वो दवाई से रुक जा रहा है तो वो प्रीटर्म पेन नहीं है, वो लेबर पेन नहीं है। अगर आप दवाई ले रहे हो फिर भी आपको पेन हो रहा है, तो वो लेबर पेन है। ये सही तरीका है गेज हम करने का। भी अपने पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हो और आपका पेन सबसाइड नहीं हो रहा है, तो वो लेबर पेन है। तो जैसे 9 मंथ में कई बार होता है, पेशेंट्स की कॉल आती है कि डॉक्टर पेन हो रहा है तो आ जाएँ, और जब आती हैं तो पता चलता है कि वो कुछ फ़ॉल्स लेबर पेन्स होते हैं, यानी फ़ॉल्स अलार्म्स होते हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि 2-3 तरीके हैं इसको देखने के कि आपके ये लेबर पेन्स हैं, आपको डॉक्टर के पास आना है या नहीं आना। आपको लेबर पेन्स होंगे तो वो नॉट ओनली इन स्टमक बट आपको बैक में, थाई में, जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, इस तरीके के पेन्स होंगे। सेकंड थिंग इज़ कि वो एक रेगुलर इंटरवल पे होंगे, लाइक एवरी 10 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स, एवरी 5 मिनट्स, इस तरीके से होंगे। तो यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। लाइक टेंडेंसी एवरी 15 मिनट्स, देन एवरी 10 मिनट्स, देन एवरी 5 मिनट्स, इस तरीके से। प्लस अगर लेबर पेन्स आ रहे हैं तो कुछ और सिम्पटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि वजाइना में से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लड स्टेन्ड या फिर ब्राउनिश सा डिस्चार्ज है, में एक्सेस में थोड़ा वाटरी डिस्चार्ज है, ये सारे सिम्पटम्स हो सकते हैं। सो ओवरऑल आपके उससे मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे को जैसा था मैंने वेट किया था, मुझे नहीं पता था कि ये प्रीटर्म पेन है, तो मैंने सुबह मेडिसिन ली, फिर भी मुझे दर्द हो रहा, बट वो वेट करते-करते रात कर ली मैंने, रात में इमरजेंसी में लैंड डाउन हुए मैं हॉस्पिटल जाके। बट आप लोग ये कर सकते हैं गाइस, मैम ने जो सजेशन बताया, डिफरेंस देख लो, एक बारी मेडिसिन ली, पेन गया तो ठीक है, नहीं गया तो इमीडिएट टेक अ एक्शन, अदरवाइज़ इट कैन लीड टू एनी सिज़ेरियन थिंग, क्रिटिकल थिंग आई वुड से। और एक केस था, एक मेरी फ्रेंड ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान उसको जैसे कॉन्स्टिपेशन की वजह से या बेबी वेट की वजह से जो पॉटी वाला एरिया है उस जगह में एक मतलब स्किन बाहर आ गई है। तो ऐसा होता है कुछ, और उसके बाद कह रही है अब हो गया बेबी, तो डॉक्टर कहता है कि अब मतलब इसको ठीक नहीं कर सकते। यस, ये आप कह सकते हो कम से कम 90-95% फीमेल्स के साथ होता है। दिस इज़ कॉल्ड सेंटिनल पाइल, जो कि एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, बिकॉज़ प्रेगनेंसी में मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, ऐसे ही इंटेस्टाइन की मसल्स भी रिलैक्स कर जाती हैं। उस वजह से क्या होता है कि थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन सब पेशेंट्स को हो जाती है। प्लस बेबी, ऑब्वियसली बेबी वेट बेयरिंग एंड एवरीथिंग, डिलीवरी एड्स टू इट, डिलीवरी के बाद भी कॉन्स्टिपेशन हो जाना बड़ा कॉमन है, चाहे व्हाटएवर बी द मोड ऑफ डिलीवरी। सो एक सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल पाइल्स कह सकते हो आप इसको, जिसमें एक टैग ऑफ स्किन आपको फील होता है अपने रेक्टल एनल एरिया में। सो इट इज़ नॉर्मल, आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही मोशन के साथ, यू जस्ट सिंपली इग्नोर इट। सो इट स्टे आफ्टर प्रेगनेंसी भी Yes, it वैसे। stays forever। मैम एक और सवाल, जो प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए प्राइवेट पार्ट? करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, प्राइवेट पार्ट्स की भी करा सकते हैं, बॉडी की भी करा सकते हैं, सेफ। सेफ मतलब करवानी चाहिए जनरली। मतलब आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, इट सेज दैट कि थोड़े बहुत हेयर रहने चाहिए उस एरिया पे, बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस। बट आजकल बहुत ट्रेंडिंग है लेजर और बिल्कुल साफ। तो आपका क्या सजेशन है इसमें मैम? नहीं, करा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उससे। प्रेगनेंसी में लेज़र अवॉइड कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर वैक्सिंग, अदरवाइज़ ऑल्सो इट इज़ सेफ लाइक। एट से तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब नहीं होगा तो इन्फेक्शन, बट ध्यान रखना है थोड़ा अपना क्लीनिंगनेस और ये सब चीज़ें का। जैसे आप भी अब 2 बेबी हो गए, हमें नहीं चाहिए बेबी अब, तो व्हाट आर बेसिक, तो हमें पता है कि कॉन्डोम यूज़ कर लो, फिर तब उससे बेबी नहीं होगी। ऐसा कोई प्रोसीजर, जैसे मैंने सुना है, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी, उसकी जब सिज़ेरियन हुआ, उसी टाइम डॉक्टर ने कुछ ऑपरेट कर दी, कुछ चीज़ होती है ऑपरेट कर दिया, तो अब उनको मतलब ना कॉन्डोम की ज़रूरत है, ना कुछ चीज़ की प्रिकॉशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ कॉल्ड ट्यूबल लाइगेशन। सो ट्यूबल लाइगेशन मीन्स कि आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। सो ये 2 तरीके से हो सकता है, एक तो जैसे एब्डोमिनली, मतलब पेट की लेयर्स खोल के और लाइगेशन कर सकते हैं, जो कि सिज़ेरियन के साथ-साथ भी किया जा सकता है या फिर डिलीवरी के बाद किया जा सकता है। दूसरा तरीका होता है लैप्रोस्कोपी, यानी कि कभी भी आपको लेज़र के थ्रू दोनों ट्यूब्स को कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है।
तो इट्स अ परमानेंट मेथड लाइक। हाँ। तो बट अगर प्रेग्नेंट जैसे सेकेंड डिलीवरी के टाइम ही कराए कोई तो कर सकते हैं उसको? सी सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे करा सकते हैं, बट जनरली स्पीकिंग डॉक्टर्स सेकेंड डिलीवरी के दौरान नहीं करते हैं। उसके रीजंस हैं, जैसे कि जब आपका सेकेंड बेबी हुआ है और आपका ट्यूब्स कट हो रही हैं, इस टाइम ड्यूरेशन इस बीच में सिर्फ 5 से 7 मिनट का होता है। कई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो उस टाइम पर डायग्नोज नहीं होती बच्चे के साथ। सो इट इज़ नॉट सजेस्टेड कि आप सेकेंड डिलीवरी के साथ में कोई परमानेंट मेथड करा लें स्टेरिलाइजेशन का। यू कैन वेट, क्योंकि इंटरवल स्टेरिलाइजेशन कभी भी पॉसिबल है। जब आपका छोटा बेबी 3 या 4 साल का हो गया या उसकी सारी वैक्सीनेशंस कंप्लीट हो गई हैं 5 years पे, देन इट इज़ अ गुड आइडिया टू गो फॉर अ परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन. Before that, I think on delivery of second baby, you can avoid unless and until the couple is strongly, giving consent for the same. ओके। रिसेंटली मैंने मैम एक कोपिटेक भी कुछ आता है जो पुराने ज़माने से चलता था। रिसेंटली किसी का सुना, उसने बोला कि मुझे पता नहीं चला, ऑलरेडी 2 बेबी थे, उन्होंने कोपिटी लगवाई हुई थी, बट थर्ड बेबी भी प्लान्ड हो गया। सो शी वाज़ सरप्राइज़्ड। तो ऐसा मतलब उसके लिए आपका क्या कहना है? See, every method of contraception has got some failure rate. कॉन्डम भी ब्रेक हो जाता है ऐसे तो, पिल्स भी फेल हो जाती हैं किसी किसी में। सो कॉपर टी इज लाइक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मतलब हमने यूट्रस में किसी एक डिवाइस को इम्प्लांट कर दिया है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। लेकिन कभी कॉपर टी के भी फेलियर हो सकती है, रेयर है बट हो जाती है। तो हम उसे 100% क्यों और नहीं माने? अगर आपको कभी के लगवाई है तो ये उसने क्या किया, उसको लगा कि मैंने तो प्रिकॉशन ले रखी है तो नहीं होगा, नहीं होगा। उसने नहीं हुआ पीरियड्स तो उसने इग्नोर किया। अब वो थर्ड मंथ पे जाके उसको, जब उसको थर्ड मंथ हो गया कि भाई अब तो बहुत टाइम हो गया, अब दिखाऊँ, तो तब तक तो बेबी थर्ड 4 मंथ्स का हो गया था। फिर उसको तीसरा बेबी गर्ल हुई थी, इसलिए मुझे याद है। और ये मैंने सुना था किसी के साथ क्या है कि एक एक है मेरे नोन टू में, उनकी कह रहे हैं कि जब अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, शी इज़ नाउ आई थिंक 60-65 ईयर्स, कि कई सरकारी हॉस्पिटल में क्या करते थे, वो बिना बताए कोपिटी लगा देते थे। अब वो कोपिटी निकली नहीं लास्ट में, तो वो कहीं अल्ट्रासाउंड में कुछ आ रहा है कि वो बॉडी के अंदर है, तो वो डॉक्टर सिर्फ अभी ऑपरेट नहीं किया उनका, वो गेज करें कि वो कोपिटी ऊपर चलेगी पेट में, ऐसा होता है? यस, वो एक जनरल टर्म है कि कॉपर टी ऊपर चली गई पेट में, बट एक्चुअली वो पेट में नहीं जाती, वो यूट्रस की ही किसी लेयर में फंस गई होगी या अटक गई होगी बेसिकली। सो कॉपर टी जैसे पहले टाइम पे लगती थी तो पेशेंट्स को लगता था लाइफ टाइम है, या फिर दे यूज टू फॉरगेट कि हमें कॉपर टी भी लग गया है। जबकि कॉपर टी या तो 3 साल की होती है या 5 साल की होती है या फिर 10 साल की होती है। तो इनमें से किसी भी टाइम ड्यूरेशन में अगर आपने कॉपर टी नहीं निकलवाई और वो आपकी बॉडी में यूट्रस में रह गई है, तो आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। एंड कई बार तो 5-5, 10-10, 15-15 साल बाद पता चलता है अल्ट्रासाउंड में, एक्स-रेज में, कि इनमें तो कॉपर्टी रह गई है। सो देन इट नीड्स अ रिमूवल। और हाँ मैम, एक क्वेश्चन तो मैं भूल ही गई, पपीता खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में? ये बहुत चलता आ रहा है। इसको तो हम भी नहीं चेंज कर पाए, एंड कुछ हद तक हम भी अपने पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि पपीता और पाइनएप्पल अवॉइड करें प्रेगनेंसी में। उसके रीज़न्स हैं कि जैसे पपीते के जो जूस है या उसके बीज जो हैं उनमें ब्रोमेलिन नाम का केमिकल होता है, व्हिच इज़ नोन टू कॉज़ सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, यूट्रस के माउथ को सॉफ्ट कर देता है। सो दिस मे कॉज़ सम पेन सॉर्ट ऑफ थिंग, सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड। और मोस्टली मैंने देखा गया मैम, प्रेगनेंसी के बाद 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जितनी भी अभी तक मुझे मिले, गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। वो कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जो कैल्शियम और ये सब खाया है वो डिपॉज़िट गॉल ब्लैडर स्टोन में चेंज हो गया है। ये नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो है फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। इट इज़ सेड दैट फैट fertile female of 40 has more chances of getting gallstones, बट ये सिर्फ इसलिए प्रेगनेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा, मालिश कब से शुरू करानी चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी? देख जैसे कि सिज़ेरियन हुआ तो कहीं बोलते हैं कि हफ्ते बाद कराओ, करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? मालिश आप कभी भी करा सकते हो, मेरी एडवाइस है कि वो डिलीवरी के बाद से भी आप शुरू करा सकते हो। ओनली थिंग इज़ कि जो सिज़ेरियन वाला एरिया है, स्टिचेज़ वाला पार्ट है, उसकी नहीं करनी है, बाकी पूरी बॉडी की कर वो सकते हेल्पफुल होती है मालिश? हो। बिल्कुल। So what is the 5 tip that you want to give to every woman to have a healthy pregnancy? सो माय फर्स्ट टिप वुड बी कीप डूइंग एक्सरसाइजेस। बहुत फ़र्क पड़ता है एक्सरसाइज करने का, आपकी बॉडी जो है आपको कंपैटिबल रहती है प्रेगनेंसी के साथ हर स्टेज में, नॉट ओनली इन प्रेगनेंसी बट आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो।
गुड डाइट सेकेंड थिंग, जिसमें कि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में लेने हैं, और जिससे कि आपका बेबी और आपकी प्रेगनेंसी दोनों ही अच्छे रहें। थर्ड थिंग कि आपको मेडिसिन टाइम पर लेनी है। डोंट थिंक कि मैं एग खा लूंगी तो मुझे कैल्शियम खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाती हूँ, मुझे आयरन खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप खा रहे हो वो सारा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। मेडिसिन और सप्लीमेंट्स जो हैं वो आप ही को नहीं, आपके बेबी को भी जा रहे हैं और उसको भी स्वस्थ रख रहे हैं। Fourth thing, that you have to go for all the blood tests and ultrasounds as per directed by your doctor. इट इज़ नॉट दैट 3 महीने से पहले अल्ट्रासाउंड करा लिया तो बच्चे की आइज़ में कुछ हो जाएगा, ब्लड टेस्ट नहीं कराने, जब तक 3 महीने पूरे नहीं हो जाते तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाना। कई चीज़ें हैं जो हम उससे पहले ही डायग्नोज कर पाते हैं, उसके बाद वी आर ऑल्सो हेल्पलेस। सो आपको टाइम टू टाइम जो भी डॉक्टर टेस्ट बोल रहे हैं उनको ऑप्शन में ना लेके उनको कंप्लीटली करवाना है। लास्ट, फिफ्थ एंड द फोरमोस्ट थिंग, ट्रस्ट योर डॉक्टर। आपके डॉक्टर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर स्टेज पे बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार अपनी फैमिली को भी सेकंड उस पे रखकर आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर, डोंट गो फॉर सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, हैव फेथ ऑन योर डॉक्टर। प्रेगनेंसी के डॉक्टर जो होते हैं और डॉक्टरों से सिर्फ इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनके साथ आपका 9 मंथ का साथ होता है, तो इट्स मोर लाइक अ फैमिली बॉन्ड। सो ट्रस्ट योर डॉक्टर। तो जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि मुझे एक की नहीं, मुझे 2 जान बचानी है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब अगर कोई है तो कैसे डील करते हो आप? मतलब मुझे तो एक में ही सोच के घबराहट होती है, आपको बच्चा भी देखना है, बेबी भी देख मतलब मदर भी देखनी है, उसकी फैमिली को भी आंसर करना है अगर कुछ इधर-उधर हो जाए। या ऐसा कोई केस कभी आपके पास आया है कि मतलब कैसे डील करते हो आप? तो रोज़ दिन में मेरे को लगता है काफ़ी। सी यस, ऑब्स यानी कि जो डिलीवरी की साइंस है वो डिफरेंट है बाकी और स्पेशलिटीज से, बिकॉज वी आर डीलिंग एट अ टाइम विद 2 लाइफ्स, और कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना, पेशेंट को समझाना, अटेंडेंट्स को समझाना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड एंड दे समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड आवर एंजाइटी कि हमें इधर मदर को भी ठीक रखना है, उधर बेबी को भी ठीक रखना है। सो इट यस समटाइम्स बिकम्स चैलेंजिंग। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी आ रहे हैं दिमाग में इस टाइम, जो जैसे कि अभी रिसेंटली एक पेशेंट थी जिसका हमने ट्विंस था, मतलब वो भी ट्रीटमेंट से ही हुआ था। उसके पास पहले एक डॉटर थी और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट कंसीव नहीं हो रही थी, तो शी केम फॉर ट्रीटमेंट, वी गेव हर ट्रीटमेंट एंड लकीली शी हैड ट्विंस। तो उसके बाद शी हैड सम प्रॉब्लम, द स्किन प्रॉब्लम वाज देयर, which she was taking some ayurvedic kind of treatment for that. सो डिलीवरी के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम पर उसने वो ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स बंद कर दिया था, एंड उसके बाद डिलीवरी सिजेरियन हुआ उसका, क्योंकि फर्स्ट बेबी वाज ब्रीच, उल्टा था बच्चा, तो दैट्स बिकम्स एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन। तो उसके बाद उसका सिजेरियन करने के बाद हाफ एन आवर और 1 आवर के बाद जब हमने उसको चेक किया पेशेंट को, तो देयर वाज लॉट ऑफ ब्लीडिंग विच इज कॉल्ड पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज। में उसमें यूट्रस में से ना इट फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, तो एज अ यूट्रस रिलैक्सेस तो उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। सो देन pulse was down, BP was down, and there were 2 babies like crying here and there, and attendants unaware of the situation. They had to be explained. Father was not there, only female attendants were there. उनको समझाना कि ये इसको ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है हमें इसका यूट्रस ही निकालना पड़े। सो इधर हमने 2 बच्चे दिए उनको, उनको हम बधाइयाँ दे रहे हैं और आधे घंटे बाद ही हम उनको कह रहे हैं कि हमें यूट्रस निकालना पड़ेगा बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ब्लीडिंग। सो ऑल द फीमेल्स गॉट पैनिक, क्योंकि मेल कोई था नहीं उस टाइम पर। सो सिचुएशन लाइक ओनस लाइज ऑन अस कि अभी पेशेंट आपके पास है, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ few मिनट्स टू few आवर्स ओनली, जिसमें कि आप अगर सर्वाइव करा लेते हो पेशेंट को तो ठीक है, बिकॉज इट इज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग, टैप की तरह ब्लीडिंग हो रही है। यू कैन नॉट वेट फॉर योर मेल मेंबर्स टू कम एंड गिव कंसेंट। सो विद फीमेल्स को समझाकर हमने उसको ओटी में लिया, कंसेंट वगैरह साइन करा के, एंड बाय द टाइम उनके हस्बैंड आए हम उनको वी हैड ऑपरेटेड ऑन हर यूट्रस ऑल्सो। सो इट इज़ वन ऑफ द रेयर केसेस, ऐसा नहीं कि हर एक के साथ होता है या हर बार होता है। तो it was rare, but then by nailing the hammer at the right time we could save the patient also.
सो देन रेट्रोस्पेक्टिवली वी केम टू नो कि बिकॉज वो जो स्किन प्रॉब्लम थी उसको, दैट वाज रिलेटेड टू सम ऑटो इम्यून डिजीज, एंड वो क्योंकि लॉन्ग टाइम से आयुर्वेदिक मेडिसिन पे थी तो वो सप्रेस थी, तो इसलिए पता नहीं चला. सो वहाँ से वी हैड मोर क्लूज टू हाउ दिस कैन बी सेव्ड इन अदर पेशेंट्स ऑल्सो. तो चीज़ें बहुत बारीकी से देखनी पड़ती हैं, बहुत टाइम देना पड़ता है पेशेंट को, और राइट टाइम पर इंटरवेंशन करनी पड़ती है टू सेव पेशेंट, टू सेव द बेबीज ऑल्सो. मैम जैसे कि सब लोग डरते हैं कि कौन डरते भी हैं, और डॉक्टर तो सब लास्ट में ही, बहुत ही ब्रेव कोई होता है कि वो चूज करता है कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ नहीं नहीं डॉक्टर तो नहीं बनेंगे हम. सो आप इस लाइन में कैसे आए, प्लीज थोड़ा सा बताएं. मैं इस लाइन में कैसे आई पता नहीं, मुझे समहाउ बहुत क्रेज था. मैं जब छोटी थी तो भी वो हमारे टाइम पे डॉक्टर सेट आते थे, उससे मैं सबको एग्जामिन करती थी, इंजेक्शन भी लगाती थी. एंड पता नहीं कब वो क्रेज जो है वो इस पैशन में बदल गया, मुझे अभी नहीं पता चला. बट यस, आई लव माई जॉब एंड आई रिस्पेक्ट माई जॉब, एंड आई एम हैप्पी डूइंग वॉट एवर आई एम डूइंग. आई एम रियली एंजॉइंग माई लाइफ एज अ डॉक्टर. यस, वो तो मैं देखती हूँ मैम के साथ. मैंने भी अपना एक फेज़ जिया है. मेरा जब बेटा हुआ था, तो मुझे तसल्ली होती थी कि हाँ, मैं किसी अच्छे हाथ में हूँ. जहाँ मुझे क्वेश्चन कुछ है, तो मुझे गूगल या इंटरनेट नहीं ढूँढना पड़ता था. मैं सीधा एक मैसेज ड्रॉप करती थी एंड आई हैव आंसर. अगर आप में से भी कोई प्लान कर रहे हैं गाइज़ अपना बेबी या आप कुछ भी, तो आप मैम से डिस्कस कर सकते हैं. बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा. इमोशनली भी बहुत अच्छे से आपको लगेगा कि हाँ, कोई है जो हमें सुन रहा है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी वाले फेज़ में. और अगर आप डॉक्टर मनी मैम के ऑलरेडी पेशेंट हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना. आपके पास कोई क्वेश्चन है मैम से पूछने के लिए, वो तो आप खुद ही पूछ लोगे मैम जैसे व्हाट्सएप पे. बट कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और कुछ अच्छा अच्छी बातें मैम के बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताना, और कुछ नेक्स्ट आप सुनना चाहते हैं मैम के मुँह से, वो भी ज़रूर बताना. तो हम दोबारा से मनी मैम को कभी लाएँगे, बहुत सारे क्वेश्चन्स और आंसर्स के साथ. थैंक यू सो मच. इट वाज़ ग्रेट टाइम विद यू डॉक्टर मनी. थैंक यू सो मच.